अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। एक कहावत है, जमाने से कही जाती रही है कि घूरे के भी भाग फिरते हैं, और उसमें तो लोगों ने साल भी जोड़ के बता दिया कि 12 साल में घूरे के भाग बदल जाते हैं। ये कैसे बनी होगी कहावत और कब से चली आ रही, इसका कुछ ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसे ही कहावत नहीं बनाई होगी, ज़रूर देखा होगा ऐसा होते हुए। और बाकी लोगों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो खुद देखा है कि कैसे भाग बदलते हैं। दिल्ली में एक साहब हैं, वो पेंटिंग करते हैं। पहले नौकरी करते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि जिस तरह की बात वो करना चाहते हैं उस नौकरी में ये संभव नहीं है। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद वो पेंटिंग करने लगे। अब उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे और इस तरह की सुविधा भी नहीं थी कि वो अपना स्टूडियो बनाते और उसमें पेंटिंग करते। तो उन्होंने तय किया कि वो जो खाली दीवारें उनको दिख जाएंगी शहर में, और वो चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, कहीं भी किसी भी शहर में, वो जाकर वहाँ खाली दीवार तलाश करते थे और उस पर पेंटिंग करते थे। अब कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी, कुछ लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत कर दी और पुलिस उनके पीछे पड़ गई कि आप लोगों की दीवार बदरंग कर देते हैं, ये आप ना करें वरना आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब वो भागे भागे फिरे, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, तीसरे से चौथे, लेकिन उनको किसी शहर ने ये जगह मुहैया ही नहीं कराई जहां वो पेंटिंग कर सकें। तो उन्होंने तय किया कि अब वो दिन में पेंटिंग करेंगे ही नहीं, सिर्फ रात में करेंगे। और रात में वो 12 बजे के बाद अपना रंग रोगन ब्रश लेके निकलते थे और दीवार पर पेंटिंग बना के और उसके बाद चले जाते थे। उस समय भी जब उन्होंने ये देखा कि लोगों को असुविधा हो रही है उनकी पेंटिंग से, तो उन्होंने तय किया कि ऐसी निरापद जगह पर पेंटिंग बनाएंगे जिस पर किसी को शिकायत ही ना हो। तो उन्होंने शहर के कूड़ा घर चुने, कूड़ा घर की दीवारों पर पेंटिंग बनानी शुरू की। और जहाँ पेंटर अपना नाम लिखता है वहाँ वो अपना नाम भी नहीं लिखते थे। वो चाहते थे कि उनकी पहचान सबके सामने ना आए, तो उन्होंने अपना नाम कूड़ा से उलट के, उसके भाग फिरे उलट के उसको डाकू कर दिया। अब वो डाकू के नाम से पेंटिंग करते हैं, तो कूड़ा डाकू हो सकता है। और अगर यही है कि दिन फिरते हैं सबके, तो किसी दिन डाकू कूड़ा भी हो सकता है। अब देखिए, डाकू के साथ क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि एक इतिहास में एक ऐसा आदमी हुआ है जिसका नाम कूड़ा था, क्योंकि अब वो कूड़ा ही समझा जाएगा और कूड़ा ही है भी, तो आपको हैरानी होगी। लेकिन दरअसल अगर मैं कहूँ कि एक डाकू था, उसका नाम सुल्ताना था। 100 साल पहले 1923 में उसको गिरफ्तारी हुई थी और 1924 में उन्हें सुल्ताना डाकू को फांसी दे दी गई थी। लेकिन सुल्ताना डाकू अपने जीवन में ही और उसके बाद भी किंवदंती बने रहे। कहानियाँ उनके बारे में कही जाती रहीं। किस्से मशहूर थे कि सुल्ताना डाकू अमीरों को लूटता है और गरीबों को पैसे देता है। तो ये जब जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब लिखी माई इंडिया, तो उसमें एक पूरा अध्याय सुल्ताना डाकू पर लिखा और उन्होंने कहा कि ये इंडिया का रॉबिन हुड है, इंडियाज़ रॉबिन हुड सुल्ताना। अब देखिए कि सुल्ताना डाकू कैसे कूड़ा हुए और कैसे चीज़ें बदलीं। जब सुल्ताना डाकू चला करता था, घूमा करता था, कहते थे बिजनौर के आसपास कहीं उनकी पैदाइश थी सुल्ताना डाकू की, तो वो और शाहजहाँपुर में उनको फांसी दी गई। तो वो सुल्ताना डाकू पर इतनी किताबें लिखी गईं और इतना लोकप्रिय व्यक्ति वो रहे होंगे सुल्ताना डाकू, कि आप कल्पना करिए कि उनके जीवन काल में उन पर किताबें लिखी जाती थीं, नौटंकी होती थी, नाटक खेले जाते थे और सिनेमा तो बेशुमार बने, उन पर फिल्में बनी बहुत सारी। एक बड़े मशहूर आदमी थे पंडित नथाराम शर्मा, उन्होंने किताब एक लिखी थी सुल्ताना डाकू पर, गरीबों का मसीहा। तो ये तो सुल्ताना डाकू का हाल था। अब उनकी किताब हाथरस से छपी थी और बाद में वही नौटंकी की शक्ल में चलने लगी। बाद में तो अंग्रेज़ी
जो प्रकाशक हैं पेंगुइन ने उन पर किताब छापी। चमनलाल चमन की एक किताब सुल्ताना डाकू पर है, वो बहुत मानी जाती है कि सबसे बेहतरीन किताब वही है। लेकिन जो नथाराम शर्मा की और नौटंकी के जो ढंग है उसमें जो किताबें लिखी गईं, सारे संवाद कविता में हैं और सब में ये बात उभर कर सामने आती है। एक महमूद साहब हुए थे, महमूद अहमद मूडी, उन्होंने भी सुल्ताना डाकू पर किताब लिखी, तो सब ने लिखी। और क्यों लिखी? इसलिए कि वो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता था। अब किसी को क्या मालूम था कि अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने पर इतना बड़ा नाम हासिल होगा आपको, चाहे आप डकैत हों तब भी आपकी इतनी इज्जत होगी। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि कोई आएगा और वो गरीबों को लूटकर अमीरों की जेब भरना शुरू कर देगा। तो जब पहली बात सही हुई तो दूसरी भी सही होनी ही थी। हमारे आसपास भी ऐसा दिखाई देता है कि वो दिन उसके फिर गए, वो बदल गया है। सुल्ताना डाकू का एक मैं किस्सा बता रहा था, तो उनका एक नाटक है, उसमें एक आता है, उनका डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं, और गाने के ढंग से गा के बोलते थे, तो वो कहते हैं कि पाक के ज़र जो न खैरात कौड़ी करे, ज़र माने रुपया पैसा, पाक के ज़र जो न खैरात कौड़ी करे, उनका दुश्मन खुदा ने बनाया हूँ मैं। पाके ज़र जो न खैरात कौड़ी करे, उनका दुश्मन खुदा ने बनाया हूँ मैं। जिन गरीबों का गमखार कोई नहीं, उनका गमखार पैदा हो आया हूँ मैं। और इस पर तालियां बजती थीं और लोग जय जय करते थे और ये भूल जाते थे कि वो जिसकी जयकार कर रहे हैं वो आम आदमी नहीं है, वो डकैत है, वो लूटपाट करता है। हालांकि ये कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू ने अपने जीवन में, और ये भी पता नहीं किस्से की शक्ल में ही है, कि सुल्ताना डाकू ने अपने जीवन में किसी की हत्या नहीं की, उसने किसी गरीब आदमी को कभी लूटा नहीं। लेकिन अगर सुल्ताना डाकू आज होता तो क्या होता? कूड़ा हो गया होता। क्योंकि अब जो प्रथा चल पड़ी है, जो परंपरा चल पड़ी है और जो हमारे आसपास दिखाई देता है, उसमें ये कि गरीब अगर लुट जाए तो लुट जाए, अमीर की जेब भरी रहनी चाहिए। तो जेब खाली होती है और जेब भरी जाती है। सवाल यह है कि पहले अमीर की जेब खाली होती थी, गरीब की भरी जाती थी, अब गरीब की खाली होती है और अमीर की जेब भरी जाती है। तो ये फ़र्क, तो जब कूड़े के भाग फिर सकते हैं तो इसके भी फिर सकते हैं। जो डाकू है वो कूड़ा हो गया और जो कूड़ा है वो आज डाकू है। तो ये फ़र्क इसलिए नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है हमारे समय में, ये भी बदल जाएगा। एक रिपोर्ट आती है साल में एक बार, वैश्विक असमानता रिपोर्ट। उसकी जो हालत है उसमें जो पढ़ लीजिए तो वो कहते हैं कि दुनिया में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती ही जाएगी और अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बल्कि हालत तो ये है कि जब औपनिवेशिक काल था, जब फ्रांस, ब्रिटेन और इस तरह के उपनिवेश लोगों के जगह जगह कई देशों में थे, तो उस समय जितनी असमानता थी अमीरों और गरीबों में, उससे ज़्यादा असमानता आज है। यानी 100 साल में सुल्ताना डाकू कूड़ा हुए और 100 साल में हम वहीं पहुंच गए जहां औपनिवेशिक काल में थे। उस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सब जगह इतना बुरा हाल नहीं है। सब जगह अमीर जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही। करोड़पति तो बहुत खेल हो गया है, जैसा लगता है कि उंगली पर आप करोड़पति गिन ही न पाएंगे, इतने ज़्यादा हैं। अरबपतियों का हाल ये है कि उनकी गिनती भी अब मुश्किल होती जा रही है। उस असमानता रिपोर्ट में कहा है कि इसके बावजूद दुनिया में गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर उतना नहीं है, बल्कि अमीरों की आय थोड़ी बहुत बढ़ी है। लेकिन तब जब आप हिंदुस्तान को उससे अलग करते हैं, जैसे ही आप भारत को उसमें रखते हैं, तो गरीबों की संख्या और ये अंतर दोनों बढ़ जाता है। यानी गरीबों की आय में भारत का कमी का
भारत का योगदान उसमें जितना है उतना दुनिया के सारे देशों का मिलाकर नहीं है। ये तो हालत है। और इस हाल में आप ये सोचें कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, क्योंकि संपत्ति का केंद्रीकरण होता जा रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये तो सिर्फ कहने की बात नहीं है। जो आंकड़े हैं और जिस गणित के आधार पर इसको तैयार किया जाता है उस रिपोर्ट में, और वो 2021 की 22 की रिपोर्ट है, मतलब अभी आई है 2-3 दिन पहले, उसमें ये कहा गया कि ये अंतर कम होने वाला नहीं है। यानी जितनी गरीबी गरीब ने देखी है उससे ज़्यादा उसके हिस्से अभी लिखी हुई है। वो अगर आज कूड़ा है तो अभी कुछ दिन और कूड़ा रहेगा, बाद में, क्योंकि सबके दिन बदलते हैं, उसके भी बदलेंगे, और बदलेंगे तो वो, मैं उम्मीद करता हूं कि डाकू नहीं होगा लेकिन कुछ और हो जाएगा। तो जो आज गरीब है कल का अमीर होगा, लेकिन वो कल कब आएगा यही जानना मुश्किल है। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।